गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार हम फिर हाजिर हैं। क्लास 9 का एक और सबसे बढ़िया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है त्रिभुज। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष रूप से है। त्रिभुज, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज क्या है। त्रिभुज की परिभाषा की बात अगर की जाए तो क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्या है त्रिभुज की परिभाषा? भाई तीन भुजाएं होनी चाहिए और उन भुजाओं से घिरा होना चाहिए। बोला जो भुजाएं हो हमारी, वो भुजाएं कैसी हो? वो भुजाएं सही से अगर कहा जाए तो वहां पे कहा जाता है सरल रेखा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सरल रेखा। तो तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई कैसी आकृति हो? बंद आकृति हो। अगर ओपन है कहीं पर तो त्रिभुज नहीं। तीन रेखाएं होनी चाहिए, तीनों रेखाओं द्वारा क्या हुआ हो? एकदम घिरा हुआ हो। देखो कहीं भी गैप नहीं है ना, यहां थोड़ा सा गैप कर दो अगर, तो क्या है? ये त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज का कोई भी गुण नहीं आएगा। तो तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चार रेखाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। रेखाओं की संख्या बढ़ाते रहिए, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज चलता रहेगा। ठीक है, त्रिभुज तुम्हारी परिभाषा समझ गए हम कि तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बताओ जरा क्या क्या गुण है तुम्हारे पास? बोला हमारे पास तीन भुजाएं हैं और ये जो हमारे देख रहे हो, हमारी ये जो चुरकी जैसा चोटी जैसा, इसे क्या कहते हैं हम? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज में? भुजा कितनी होती है? और भाई तीन कोण भी तो बन रहे हैं, बोलो। तीन कोण भी बन रहे हैं। कोण भी कितने हैं? त्रिभुज का नाम कितने अक्षरों से लिखते हो? तीन। कम से कम ज्यादा ज्यादा नहीं, तीन से ही लिखा जाता है, कभी भी तीन से कम ना तो तीन से ज्यादा। त्रिभुज का नाम कितने अक्षरों से? तीन अक्षरों से लिखते हैं। और क्या क्या होता है? कुछ और बातें होती हैं त्रिभुज में, आइए कुछ चीजों पर और चर्चा हो जाए। एक होता है शीर्ष लंब। क्या होता है? शीर्ष लंब। और एक क्या होता है आपका? माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका। ठीक है, शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं और शीर्ष से क्या डालना है? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए वहां पर। भाई किसी भी शीर्ष पर पहुंच जाओ और वहीं से एक डोरी से, रस्सी से कुछ धागा बांध के लटका दो, वो लटकेगा जहां आपकी इस भुजा को टच करेगा, वो 90 डिग्री टच करेगा। हमारी बात समझ में? तो तिरछा जाएगा क्या? एकदम सीधा रहेगा ना, एकदम 90 डिग्री रहेगा। वहां पे सोचने समझने कोई बातें नहीं, एंगल नापोगे 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? कितने शीर्ष लंब होंगे? भाई तीन शीर्ष हैं, तीन शीर्ष लंब हो सकते हैं। बोलो, यही तो होगा। आपने एक चीज नोटिस की यहां पर कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। वो क्या है उनका? वो कोई साधारण बिंदु नहीं, कोई विशेष बिंदु है। क्या कहते हैं उसको? लंब केंद्र। क्या कहते हैं? क्या है वो आपका? लंब केंद्र। क्या है आपका वो? लंब केंद्र। समझ में आया? बोलो, त्रिभुज की परिभाषा समझ गए। तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। हम चर्चा शीर्ष लंब पे कर रहे हैं। शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के, आप चाहो तो कापी पेन लेकर बेटा जब बैठोगे तभी समझ पाओगे चीजों को, खाली वीडियो देखने से नहीं आएगा। ठीक है, कापी पेन लेके बैठो और जो परिभाषा हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। शीर्ष लंब की क्या परिभाषा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? तीन शीर्ष हैं, तीन शीर्ष लंब डाल सकते हैं। अगली बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका होती है त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा। कहानी यहां तक सेम रहेगी, लेकिन पिछली बार सम्मुख भुजा के क्या लंब डाला था,
तो लंब चाहे किनारे आए चाहे बीच में आए, कहीं भी आ सकता है। जैसे देखो ये वाला फिगर देखो, देख रहे हो ये भी त्रिभुज है कि नहीं है। अगर इसके शीर्ष से हम यहां से लंब डाले तो कहां जाएगा, तिरछा जाएगा, एकदम नीचे आएगा ना, ऐसे तो आएगा, देख रहे हैं। और अगर इस भुजा, ये जो नीचे वाली भुजा है, इसका मध्य बिंदु ढूंढे अगर हम, तो मध्य बिंदु यहीं कहीं तो आएगा, अंदाज के लिख दिया लेकिन आएगा तो वहीं आसपास ना। अगर उस मध्य बिंदु को मिला दे हम, तो ये रेखा क्या है, ये रेखा है आपकी माध्यिका। क्या है, ये माध्यिका है, मीडियन है। और ये क्या था आपका, शीर्ष लंब था। समझ पाए। तो माध्यिका की परिभाषा कैसे बोलोगे, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। समझ में आ गया, नोट कर लिया। सुनिए, कितनी माध्यिका खींच सकते हो, 3 शीर्ष है, शीर्ष खींचना 3 ही खींच पाएंगे, तो माध्यिका भी कितनी होती है। समझ गए त्रिभुज के बारे में सारा गुण उसका, बोलो। चलो, अगर त्रिभुज के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, तो अब बात करते हैं त्रिभुज का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वांग समता। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, यहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक गुण और है क्या, त्रिभुज के तीनों अंतः, अंतः माने अंदर में, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण कोई कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी छोटा हो जाए, लेकिन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, सॉरी सर्वांग समता अभी नहीं, अभी त्रिभुज के प्रकार समझने होंगे। ठीक है ना। तो त्रिभुज के भैया कितने प्रकार हैं, त्रिभुज के वैसे तो टोटल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 3 किसके आधार पर, देखिए किसी के जब प्रकार बनाना शुरू किया जाता है तो आपको कोई ना कोई आधार लिया जाता है कि किस आधार पर आप ये वर्गीकरण कर रहे हो। जो आप एक ग्रुप बना रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, ये कैटेगराइज जो कर रहे हो आप, इसको किस चीज के आधार पर कर रहे हो। ठीक है ना। जैसे हमने बता दिया कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में 5 फुट जिनकी लंबाई है, उनका हम एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो हमने आधार क्या लिया, गुण क्या लिया, 5 फुट की लंबाई। ठीक है ना। जिसकी 4 की है वो हमारे ग्रुप में आएगा, जिसकी ज्यादा है ना वो आ सकता है, जिसकी कम है वो नहीं आ सकता, सिर्फ 5 फुट वाले। बात समझ में आई। तो एक कोई भी ग्रुप बनाने के लिए, कोई भी चीज को अलग करने के लिए हमें एक आधार चाहिए। तो हमने यहां पर क्या आधार बनाया है, हमने भुजाओं को आधार बनाया है और किसको, कोणों को आधार बनाया है। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। क्या लिख रहे हैं हम, भुजाओं के आधार पर। और यहां ये किसके आधार पर है, कोणों के आधार पर है, कोणों के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर सोचिए, आपके पास अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, क्या क्या हो सकती हैं, या तो तीनों बराबर, या तीनों अलग अलग, कोई किसी के बराबर नहीं, या 2 बराबर हो सकती है, एक अलग रहे। 3 के अलावा चौथा कोई चांस है नहीं ना। इन्हीं तीनों को उठाकर 3 प्रकार बना दिए। जिसकी तीनों भुजा बराबर रहेंगे उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं समबाहु को, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका है विषमबाहु। क्या है, विषमबाहु। कैसा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। ये बाहु को यक्का में लिखा रहा हूं, विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए। इसे क्या बोलते हैं, स्केलीन। ये स्केलीन है, ये इक्विलैटरल है। फिर क्या आएगा आपका, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बात समझ में आई कुछ। ये समबाहु है, ये विषमबाहु, ये क्या है, समद्विबाहु है। कोई पूछे समबाहु त्रिभुज क्या है भैया, बोला त्रिभुज की तो परिभाषा हमें याद थी कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अब समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पूछ लिया तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी हर भुजा अलग अलग हो, ठीक है ना, तीनों भुजाएं क्या हो, एक समान ना हो, तीनों की लंबाई क्या हो, अलग अलग रहे, तो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु। समद्विबाहु क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है, जिसकी कितनी भुजा समान हो? दो भुजा समान हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका समद्विबाहु। समझ गए इतना? कोणों के आधार पर देखा जाए तो कोणों का सिस्टम हमने बता रखा है आपको कोण वाले वीडियो में, ठीक है ना, न्यून कोण, समकोण, जीरो कोण से शुरू होता है। तो यहां पर देखो टोटल 180 डिग्री है। एक ऐसा त्रिभुज ले लें जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, एक ऐसा त्रिभुज ले लें जिसमें एक कोण क्या कर दें? समकोण कर दें, 90 डिग्री कर दें। एक ऐसा त्रिभुज ले लें जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा कर दें, बस तीन ही चांस है। तो यहां पर तीन कोण क्या बनते हैं? तीन प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है आपका? समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? सीरियल का बेटा कोई वो नहीं, किसी को आगे पीछे करके तीनों जाने रहो कौन कौन है। समकोण त्रिभुज। फिर अगला क्या है आपका? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, बात समझ में आई आप सबके? बोला न्यून कोण त्रिभुज क्या है भाई? अगर त्रिभुज बनता है तीन कोण होंगे, हमें पता है न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। कोई ऐसा कोण हो हमारा जो किससे बड़ा हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 90 से छोटा हो, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अगर किसी त्रिभुज में ये जो तीनों कोण है, तीनों में से तीन के तीनों कोण, जैसे ये कितने का हो गया आपका? 70 डिग्री का हो गया, ये हो गया 80 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का होगा? 180 बताए थे टोटल ना, तो 8 7 15 150 हो चुका। ये कितना बनेगा अपने आप देख सकते हैं। इसमें से ये जो तीनों कोण है ये कैसे कोण है? इसमें तीनों कोण आपके 90 से छोटे हैं और एक 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े 90 छोटे हैं ना, कुल मिला के तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। तो ये त्रिभुज कौन सा प्रकार कह सकते हैं? कोणों के आधार पर इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है? एक न्यून कोण है। अगर समकोण की बात करो तो समकोण के लिए एक कोण को क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। कोई एक कोण क्या होना पड़ेगा भाई? जब 90 डिग्री करोगे दोनों लाइन एकदम सीधी रहेंगी ना। एक कोण 90 हो गया, बोला इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। 90 और बच रहा है, तुम मन कहे तुम आधा आधा ले लो, मन कहे थोड़ा कम ले लो, कम ज्यादा ले लो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे समकोण की बस एक ही परिभाषा है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कई डिग्री का हो? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज। अब अधिक कोण करोगे, किसी को और फैला दो थोड़ा, 90 करते थे ना, हल्का बड़ा कर दो। लग रहा है 90 ज्यादा हो गया ना? 90 ज्यादा कितना? 180 तो लिख नहीं सकते भाई, तीनों में बांटना है 180 में ही। तो चलो इसको कर लेते हैं 100 110 120 कुछ भी कर, चलो 100 कर लेते हैं। 80 डिग्री और बच रहा है, मन कहे 40 40 ले लो, मन कहे 50 ले लो, मन कहे 70 और 80 बच रहा है ना, 50 और 30 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, वो दोनों उनसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका? अधिक कोण त्रिभुज। फिर से एक बार देख लीजिए तीनों को। क्या है न्यून कोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? जिसके तीनों कोण न्यून कोण। फिर दिमाग में ये भी सोच लीजिए, न्यून कोण मतलब 0 से बड़े हो लेकिन 0 से बड़े हो 90 से छोटे, ठीक है ना। अगर तीनों कोण न्यून कोण है वो कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कई डिग्री का हो? 90। दो होने के चांस है नहीं। अगर दो कोण 90 90 खो जाएंगे, बताओ 180 दोनों मिलकर ले लिए ना, तीसरा कोण बचा? कुछ नहीं बचा ना, इसलिए एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कई डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, या फिर बोल दो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण की परिभाषा जाननी चाहिए आपको, क्या होता है अधिक कोण? 90 से ज्यादा, 180 से कम। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समझ गए त्रिभुज के प्रकार? बोलो, कोई दिक्कत? आइए इनको मिटा के आगे चलते हैं कि त्रिभुज के प्रकार में हमने त्रिभुज के प्रकार समझ लिए भाई। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार हो गए, और 3 किसके आधार पर हो गए? कोणों के आधार पर। क्लियर है सारा मैटर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस
कक्षा 9 में हमारे सिलेबस के अनुसार त्रिभुज की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हमें समझाई जाने वाली है? सर्वांग समता। क्या समझाया जाने वाला है? सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, त्रिभुज की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता क्या होती है? आइए ध्यान से देखते हैं इसकी। त्रिभुज, अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज। सर्वांग समता समझिए एक प्रकार का, एक ऐसी तपस्या है, जैसे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, आपने सुना होगा, तमाम रामायण महाभारत अगर आप सब देखते होगे टीवी में कभी कभी, तो जितने भी पहले असुर होते थे, राक्षस होते थे, वो अपना तपस्या करते थे जाके पर्वत पर किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तपस्या से, उनकी तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हो जाते थे तो वो वरदान मांगते थे। ठीक है ना, याद है, सुने होगे ना। तो जब उन्हें वरदान जो दे दिया जाता था वो सत्य होता था ना, कि झूठे वरदान दिया जाता था। तो वही चीज है, समझ लीजिए। सर्वांग समता क्या है? दो त्रिभुजों के बीच में एक ऐसा रिश्ता, दो त्रिभुजों के बीच में एक ऐसा रिश्ता कि अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर ले गए, ठीक है ना, तो इनकी जो जो चीजें हैं सब क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। लेकिन इस सर्वांग समता को समझने से पहले हमें सबसे मेन पॉइंट एक चीज समझना होगा। क्या? संगत बिंदु, संगत कोण, संगत भुजा। ठीक है ना, संगत सब, करस्पॉन्डिंग। क्या चीज लिखा हमने? संगत। अब संगत में क्या क्या आता है? संगत बिंदु हो जाते हैं, संगत भुजा हो जाती है, और संगत कोण हो जाते हैं। संगत कोण देखिए, रेखा और कोण वाले चैप्टर में भी हमने समझाया था, ये वो वाला संगत कोण नहीं। ठीक है ना, संगत का मतलब साथ में कुछ मैचिंग होता रहे दोनों में। जैसे अगर इस त्रिभुज का नाम रख दें हम ए बी सी, इसका रख दें पी क्यू और क्या आर, तो इन दोनों त्रिभुजों को देखकर अभी लग रहा है इसमें ना किसी भुजा की लंबाई दी गई है, ना कोई कोण दर्शाया गया है। तो अभी तो आप इनका संगत वैसे अंदाजुआ मान सकते हो। अंदाज के क्या करोगे कि एक ये है ऊपर की तरफ है, तो ए की तरफ पी भी लग रहा है, तो ए का संगत बिंदु क्या लग रहा है? पी। बी बाई तरफ है, बी का संगत बिंदु क्या लग रहा है? क्यू। सी का संगत बिंदु क्या लग रहा है? आर। ये जो आपको संगत बिंदु नजर आ रहे हैं अभी, ये क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि हमें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है इनके संगत होने का। ठीक है ना, इनके आकार पर ही हमने इनका वर्णन कर दिया है। लेकिन अगर हमें कंफर्म बताना है नहीं भैया 100% है ये इनके संगत हैं, संगत बिंदु है, संगत भुजा है, संगत कोण है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कोई लॉजिक लगाना पड़ता है। आइए एक छोटे से लॉजिक के साथ हम समझाना चाहेंगे आप सभी को कि मान लीजिए कोण हमारा हो गया 50 डिग्री का, ये हो गया हमारा 70 डिग्री का, तो 70 और 50 कितने हो गए? 120 हो गए। बचा कितना? ये कोण कितने हो गया? 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कोणों के आधार पर यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें भी इन्हीं कोणों को हम लगाते हैं, यहां 60 कर लेते हैं, यहां 70 और यहां 50। देखिए इस बार हमने कोणों को इसकी तरह नहीं किया, कोण वही तीनों रखे हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है ना, लेकिन एक सीरियल से हमने इधर उधर कर दिया है। जरूरी थोड़ी है हमें पेपर में ऐसे आए, क्वेश्चन जो हमें मिले ऐसे मिले, अलग अलग मिल सकता है ना। तो ध्यान से देखें यहां पर। अब अगर हम कहें ए का संगत बिंदु क्या होगा, तो कोण, जहां कोण ए बना है हमारे बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बना है, इसमें 60 डिग्री का कोण किस बिंदु पर बना है? किस पर बना है? क्यू पर बना है। तो भैया ये बिल्कुल, ये सबूत बिल्कुल माना जा सकता है। ठीक है ना, और आपको एक दूसरे का संगत बिंदु घोषित किया जाता है। तो ए का संगत बिंदु कौन है? ए का संगत बिंदु कौन है? क्यू। दोनों एक दूसरे के संगत हो गए। ए का संगत क्यू है, क्यू का संगत पी है। समझ पाए? बी का संगत क्या बनेगा? बी पर 70 डिग्री का कोण है, कहां है 70 डिग्री का कोण? आर। तो बी का संगत बिंदु क्या बन गया भैया? आर। सी का संगत, दुईठी अगर कंफर्म हो जाए ना, तीसरा जो बचा है मजबूरी में वही लिखना पड़ेगा। ए बी सी क्यू आर हुए, पी बचा है। देख लो, छाट लो, पी पर कहां है? पी पर 50 डिग्री है, तो सी पर भी 50 डिग्री। समझ पाए संगत बिंदु को?
अब अगर भुजा लिखनी है तो भुजा लिखने का तरीका क्या है? पहले जो लिखोगे अपने मर्जी चाहे जो लिख लो, आप लिख लो ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। पहला तरीका कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे मर्जी। चलो हमने लिख लिया सी ए, एक भुजा क्या ले ली, हम चाहते हैं सी ए भुजा की संगत भुजा कौन है। तो सी ए भुजा की संगत भुजा अगर जाननी है आपको तो सी का संगत बिंदु कौन है? पी। पी शुरू करो। ए का संगत बिंदु कौन है? क्यू। क्या बन गई? तो जो सी ए भुजा थी हमारी, सी ए, इस त्रिभुज की जो सी ए वाली भुजा है उसका संगत भुजा कौन है? पी क्यू। इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा, इस त्रिभुज की सी ए भुजा क्या है? संगत है। बोला इसका मतलब इसको सी ए नहीं ऐसी कर दे तो, अरे ऐसी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सी ए था तो पी क्यू था, एसी हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रम बदलना पड़ेगा। हरी बात समझे? तो संगत बिंदु, संगत भुजा, संगत कोणों के जरिए हम क्रम का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सर्वांग समता में क्रम का खेल है, कोई भी बिंदु आपने इधर उधर कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है। इसलिए इनके क्रम पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। हर बार त्रिभुज में कोण नहीं मिलेंगे संगत बिंदु कंफर्म करने के लिए। कुछ प्रश्न में हमें दिया रहेगा, कुछ या लॉजिक ऐसा दिया रहेगा, उस लॉजिक के जरिए, उस तर्क के जरिए ही हमें वहां पर संगत बिंदु, संगत भुजा या संगत कोण कंफर्म करने, ठीक है ना। समझ पाए संगत भुजा के बारे में? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिया सीबी भुजा, कौन सी भुजा? सीबी भुजा। तो सीबी भुजा की संगत भुजा कौन होगा बताइए? सी का संगत पी, बी का संगत आर, पी आर। हो गया, हो गया प्यार। ये देखो, अब संगत कोण पर अगर बात कर लें तो इसमें से कोई भी एक कोण लिखिए। कोणों को एक बिंदु से भी लिखा जा सकता है, एक अक्षर से, और तीन से भी लिखा जा सकता है। दो से तो नहीं ना, एक से या फिर तीन से। सबसे बेस्ट क्या है? तीन वाला, ठीक है ना। सबसे आसान क्या पड़ता है? एक वाला। एक वाला अगर है तो एक वाले में दिक्कत होती है, कभी कभी एक ही बिंदु पर कई कोण बन जाते हैं। जैसे यहां पर अगर आप कोण ए लिख दो तो कोई टेंशन नहीं है, कोण ए लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर कोण ए लिख देते हो तो कोण ए का संगत बिंदु, संगत कोण क्या है बताओ? अरे ए का संगत बिंदु क्यू था तो कोण भी तो क्यू ही बनेगा, कोण क्यू। बी का संगत कौन है? कोण आर। क्या है? कोण आर। भाई बी पे जो डिग्री बना उतना किस पे बना है? अब सी का क्या हो जाएगा? पी। एक एक अक्षरों से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आती है जैसे ये देखिए, हमने कोई बिंदु मान लिया, इसे पी बिंदु, क्या मान लिया? अब इस पर हमने एक कोण इधर बना दिया, एक कोण इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो इस पर ये जो तीन चार कोण बन रहे हैं, अब खाली अगर कह दोगे कोण पी तो कौन से वाले कोण की बात कर रहे हो आप? पूरे की, इसकी, 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 इसकी कंफर्म नहीं होता है ना। तो यहाँ पर तीन अक्षर लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तीन लेटर जरूर लेंगे यहाँ पर। लेकिन अकेला था तो एक ही बोल दिया, बी पर और कहां बन रहा है? समझ में आया? अगर तीन अक्षरों वाला लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे? बोलो। कोण। तीन अक्षर में क्या बता रखा हमने, याद है आप सभी को? कि तीन अक्षर में जो बीच में होता है उसी बिंदु पर कोण बनता है। जैसे हमें ए बिंदु पर अगर कोण बनाना है तो एक बिंदु यहां आगे और एक बिंदु यहां लिखना पड़ेगा। तो ए पर पहुंचना है, देखो कहां शुरू करें। यहां पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, बी शुरू करें, बी ए सी, सी ए बी, चाहे जो लिख लें, दोनों तरीका सही है। पहली बार लिख रहे हैं, पहला कोण है, पहली बार का मतलब बराबर के उस तरफ लिखेंगे तो देख देख कर, संगत चीजें देख देख कर, और बराबर के पहले लिख रहे हैं, पहले तो बड़ी जैसी मर्जी के वैसा लिख लो। क्या कर लें? बी ए सी कर दे। चलो बी ए सी कर देते हैं, बी ए सी। तो कोण बी ए सी का संगत क्या होगा? अब ध्यान से देखना होगा आपको। बी ए सी, बी का संगत कौन था? आर। ए का संगत कौन था? क्यू। सी का संगत कौन था? पी। आर क्यू पी, है ना। कोण आर क्यू पी। समझ पाए? इस तरीके से पहला आपने जैसे लिख दिया, कैसे भी लिख दीजिए। दूसरा जब लिखेंगे तो संगत चीजों को देख देख कर, ठीक है। हमें लगता है संगत बिंदु, संगत भुजा और ये संगत कोण जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आप सभी को समझ में आ चुका है। बोलिए। संगत बिंदु, संगत भुजा, संगत कोण हमारे बहुत उपयोगी हैं। सर्वांग समता हो या कक्षा 10 में जब हम जाएंगे तो आ जाएगा टॉपिक हमारा समरूपता। क्या जाएगा? समरूपता। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन टॉपिक है, दोनों में ही संगत चीज का काम होगा। संगत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? करस्पॉन्डिंग। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग।
ठीक है ना। दीज आर आवर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया इतना। बढ़े अब सर्वांग समता की चीजों पर बढ़े। 4 पॉइंट है सर्वांग समता में। कितने हैं? 4 हैं। उन चारों को हम कसौटी भी कहते हैं। सर्वांग समता की कसौटी या कसौटियां, ठीक है ना। कितनी कसौटियां हैं? 4 हैं। कितनी कसौटियां हैं? 4 कसौटियां हैं। आइए चारों को समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहली जो सर्वांग समता की कसौटी है वो क्या है आपकी? यस यस यस। हाँ 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 वाला हाँ नहीं है, यस है। खाली यस बना है, भाई यस थोड़ी बोल रहे हैं। यस यस यस, ठीक है ना। बोला यस का मतलब, बोला अब एक बार बता दे रहे, बार बार ना पूछना। अगर यस देख लेना तो यस माने क्या समझ जाना? साइड। साइड माने भुजा। एक अगर कहीं देख लेना तो क्या समझ जाना? एंगल। एंगल माने कोण। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे देखिए। अब बोला कितने हैं? 4 लोग हैं भैया। यस 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 है, और दूसरा क्या है होता है आपका? एक होता है यस ए एस। तीसरा क्या है? ए एस। ठीक है ना। एक चौथा भी होता है, क्या होता है? आर एच एस। मतलब सर जी इसमें तो यस यस मतलब समझ गए, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। यस ए एस मतलब भी समझ गए, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। यहां एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। और यहां की बात अगर करें तो आर मतलब कुछ बताया नहीं, यस मतलब कुछ बताया नहीं। यस मिल रहा है, यस का मतलब तो साइड, समझ गए। आर एच क्या है? आर एच का फुल फॉर्म होता है, सुन लीजिए, राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। आर एच एस है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल मतलब समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण, 90 डिग्री का कोण। समकोण भाई 90 डिग्री का ना। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? और साइड माने सबको पता ही है, भुजा। ठीक है, बाकी सबके तो देख ही रहे हो, सबको पहचान जाओगे क्या क्या लिखा है। ठीक है, ये 4 लोग हैं। आइए सबको बारी बारी से एक एक करके समझा जाए। ठीक है, तैयार हैं? शुरू करें। सबसे पहला क्या है हमारा? यस यस यस, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ठीक है, क्या है ये भुजा भुजा भुजा? सुन लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हैं, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के क्या है? समान है, उसकी भी। यानी कुल मिलाकर 2 त्रिभुज हैं, जो जो भुजा इसकी है वही वही भुजा क्या है? उसकी है। अगर दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं, इसके तीनों भुजाओं के क्या है? बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहे जाते हैं? सर्वांग सम कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सर्वांग सम। एक चीज समझ लीजिए, सर्वांग समता जो है ये हम बता रहे थे एक प्रकार की तपस्या है। अब हमने कहा हमारी तपस्या में ये 4 लॉजिक हैं, है ना। 4 प्रमेय समझ लो, कसौटी समझ लो। इन 4 कसौटियों में से कोई भी एक कसौटी लगा करके हमें 2 त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग सम करना है। और अगर सर्वांग सम हो गए तो समझ लो तपस्या हमारी सफल हुई, भगवान प्रसन्न हो गए। सर्वांग समता के भगवान जैसे प्रकट होंगे, भैया तुमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लिया? सर्वांग सम कर लिया है। वरदान में हमेशा एक चीज मिलती है कि अब इनकी जो जो चीजें बची होंगी, ठीक है ना, भुजा कोण
वो भी ऐसे नहीं, संगत वाली, संगत भुजा और संगत कोण जो बचे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत माध्यिका होगी तो बराबर हो जाएगी, संगत शीर्ष लंब होगा तो भी बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज के पास जो जो चीजें बची होंगी सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी सही से नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए कोई भी त्रिभुज में कुल मिलाकर 6 आइटम हैं, क्या 3 भुजा होंगी और क्या 3 कोण होंगे, है ना भाई। किसी भी त्रिभुज के पास 3 भुजा 3 कोण है। अभी हम माध्यिका और शीर्षलंब पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका नहीं कोई मतलब है। अभी कोई भी त्रिभुज हो उसके पास 3 भुजा होती है और क्या होता है, 3 कोण होता है। तो अगर आप, हमने देखा यहां पर जितने भी हमने अभी चारों लिखे थे उन चारों में क्या लॉजिक था, 3 चीज जरूर थी। यहां पर यस 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 था, एक था यस ए यस, फिर ए यस, फिर आर एच एस। तो आपने देखा 3 चीज जरूर है उसमें। तो इन 6 में से 3 भुजा 3 कोण में से ही तो था 3 चीज वहां पर, बोलो। तो उन 6 में से कोई 3 चीज लगा करके, 3 चीज का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, इनको सर्वांग सम। तो बचेंगे कितनी, 3 चीज बचेंगे। अगर 3 चीजों का प्रयोग करके आपने सर्वांग सम कर दिया तो बाकी की जो 3 चीजें बच रही हैं, है ना, जैसे इसमें अगर सर्वांग सम कर रहे हो यस 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 के नियम से, तो इसका मतलब 3 भुजा का इस्तेमाल करके सर्वांग सम करोगे तो वो तो पहले पता हो जाएगा बराबर है। बचेगा क्या, 3 कोण बचेंगे ना, तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। कब, जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक, अगर आप यस ए यस वाली प्रमेय लगाना चाहते हो तो इसमें से आपको 2 भुजा और 1 कोण लेना होगा। तो अगर आप 2 भुजा 1 कोण लेकर के सर्वांग सम कर देते हो तो 1 भुजा और 2 कोण बच रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हमारी बात समझ में, ऐसे सब में है। 6 आइटम है, हमें कोई भी प्रमेय अगर हम लगा रहे हैं, कोई भी कसौटी अगर लगा रहे हैं चारों में से, तो चारों में से कोई भी कसौटी लगाने के लिए कम से कम हमें 3 आइटम यूज करने होंगे। कितने आइटम, 3। अब उसमें से तीनों भुजा हो जा, क्या है वो सब नियम में लिखे गए, अपने मन से कोई मत लेना, चाहे जो तीनों ले लो ना। इसका भी यस ए यस लिखने का बड़ा मतलब है। ए बीच में आकर क्यों बैठे हैं, एक साइड ने इधर एक साइड ने इधर दबा रखा है एंगल को, सबका कारण है। लेकिन अभी जब विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे तब हम स्पष्ट करेंगे। अभी के लिए ओवरऑल खाली दिमाग में ये सेटअप कीजिए कि हमें 2 त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। कैसे कर पाएंगे, 4 तरीका है हमारे पास, यस 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 ए यस आर एच एस। इन चारों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अगर हमारा लग जाता है, ठीक है ना, कोई भी एक तरीका अगर हमारा लग जाता है तो वो जैसे लग जाएगा हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तुरंत हमें क्या वरदान मिलेगा, जो बाकी की 3 चीजें बची है ना वो भी बराबर। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरी तरह से। आइए इस पर विशेष रूप से स्पष्ट इस पर रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनसे यस 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 साइड 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 भुजा भुजा भुजा, इससे स्वयं स्पष्ट हो रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज यस यस यस, ठीक है ना, क्राइटेरिया से, कसौटी से क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते। समझ में आ गया, बोलो। जैसे इसकी 3 भुजा, अब यहां पर भी वही समस्या है, संगत बिंदु संगत कैसे लिखा जाए। तो चलो कोण और तो तुम बता नहीं रहे हो, मान लेते हैं ए का संगत कौन है, बी का, सी का। तो हम लिख सकते हैं यदि हमारी जो ए बी भुजा है तो ए बी भुजा के बराबर कौन है, पी क्यू। बीसी के बराबर कौन है, बीसी, ऐसे लिखें क्यू आर। फिर एसी के बराबर, एसी के बराबर तो यार कोई कहते हम आरपी लिख देंगे तो कुछ हो जाएगा, अरे पागल हो, गड़बड़ हो जाएगा। काहे गड़बड़ हो जाएगा, एक असंगत बिंदु देखिए यहां क्या बन रहा है, आर, ऊपर एक असंगत बिंदु क्या बन रहा था, तो हर बार बदलता थोड़ी है, संगत बिंदु एक बार फिक्स होता है। बोला आर पे लिखना ठीक नहीं है, क्या लिखना ठीक है, टिया, लिख लिए। चलो, यदि अगर ये तीनों भुजा इस तीनों भुजा के बराबर है, फिर से दिमाग में थोड़ा थोड़ा तर्क किया करो। तो मान लो अगर द्वितीय भुजा हो तो क्या यहां पर कोई समझौता नहीं होता है कि चलो द्वितीय भुजा, अरे क्या हुआ, चलो चलो बेचारा मजबूर है, परेशान है,
यहाँ पर कोई दया रहम नहीं होती है, यहाँ पर नियम चलते हैं, नहीं है तो नियम नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, जो कहा जाए उसको ही करना होगा। तो अगर ये तीनों भुजा इस त्रिभुज की, इन तीनों भुजाओं की क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, हमारा जो त्रिभुज एबीसी था, एबीसी के आगे इसे छोटा सा त्रिभुज बना देंगे तो उसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी। तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी, हमारे कौन से त्रिभुज, इसका नाम भी तो सीरियल से है ना, एबीसी पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और सर्वांग सम होगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे बराबर लगाकर ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे एक छोटा सा कीड़ा रेंगा देंगे। आगे बात समझ, कक्षा 10 में जब पहुंचोगे तो यही चीज आपको ऐसे मिलेगी, ये बराबर नहीं रहेंगे, खाली ऐसे रहेगा। तब क्या कहोगे, अरे भाई आप दोनों त्रिभुज क्या हो गए, 9th में तो हमने पढ़ा था इसके नीचे बराबर है सर्वांगसम होता है, 10 में आने पर क्या हो गया, बोला 10 में आने पर अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं समरूप हो गए। क्या हो गए, वहां पर हमें त्रिभुजों की समरूपता पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन 9th में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी, सर्वांग समता। समझ पाए सब लोग बच्चे, त्रिभुज एबीसी हमारा त्रिभुज पीक्यूआर के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, बराबर नहीं हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसे क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर। इंग्लिश में पढ़ना बोल सकते हो, त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पीक्यूआर, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी। यही ब्रैकेट में कारण भी बताना होता है, किसके द्वारा, बाई किसके द्वारा, बाई यस यस यस, समझे। अब यहां से आप कुछ निकालोगे, बोला आपने कहा था सर्वांगसम हो जाते हैं तो वरदान मिलता है ना, कुछ गिफ्ट मिलेगा क्या, बोला देखो भाई 3 चीजें तुमने अपनी गंवा दी है सर्वांगसम करने में, तो 3 चीजें बची हैं, तो जो 3 चीजें बची हैं आपकी वो बराबर कर लो। क्या बचाए हैं, ये तीनों भुजा लगा दिए, तीनों कोण बचाए हैं ना, तीनों कोण इनके क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर हो जाएगा क्या क्या, कोण एबीसी बराबर किसके, कोण एबीसी सिस्टम से लिखे हैं तो सेटिंग बैठ रही है पीक्यूआर। सारी चीजें यहीं से देख के लिखना है ना, कौन कौन सा कोण, फिगर देखने की जरूरत नहीं है। कोण बीएसी, क्योंकि देखो बी पर कोण बन चुका है, अब की हम कोण किस पर बनाएंगे, ए पर, तो कहीं से भी शुरू कर लो बीएसी। अब यहां देखना बी से शुरुआत हुई है ना, कैसे गए हो, बीएसी ऐसे गए, ये ऐसे गए हो ना बीएसी, तो यहां क्या जाएगा, क्यू पी आर, देखा बीएसी क्यू पी आर, एक घंटा देखने की जरूरत नहीं, क्यू पी आर। फिर अब की क्या कर ले, बी पर बन गया, ए पर बन गया, सी पर बनना बाकी है ना, सी पर अगर कोण बनाना तो क्या कर ले, ए सी बी, कुछ भी कर लेते, पहला लिखने में टेंशन नहीं है ना, अब दूसरा लिखते तो सीरियल का ध्यान देना होता है, ए सी बी, अच्छा यहां से ए सी बी ऐसे आए हैं, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, समझ गए, पी आर क्यू। इस तरह से तीनों कोण हमारे बराबर हो गए। बोले कैसे बराबर हो गए हैं, तो क्या बताओगे कि वरदान मिला था, हमने सर्वांगसम कर लिए तो वरदान में ये बराबर हुए हैं। यहां ब्रैकेट में कारण लिखते हैं, बहुत अच्छा गजब का, क्या है, बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी। बोला ये सीपी सीटी क्या बजा रहे हो, क्या जैसे हमें अगर जरूरत एक ही कोण की थी तो हम एक ही बराबर करके लिख देते बाई सीपी सीटी। जरूरी नहीं सर्वांगसम हो जाए तो जो जो बराबर है हुआ है सब कुछ आप लिख डालो, उस सवाल में आपको बताएगा, सवाल में बताएगा यदि किसी एक दे देगा ये त्रिभुज की ये भुजा इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, इसकी भुजा दे देगा इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो सिद्ध करो कि फलाना कोण फलाने कोण के बराबर है। तब दिमाग लगाना होगा तुमने दिया क्या क्या, क्योंकि जो दिया है उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने दिया था इसकी तीनों भुजा की लंबाई दे रखी है, इसकी तीनों भुजा की लंबाई दे रखी है, तो हम देखेंगे क्या तीनों भुजाएं उसकी इसकी बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो इसे एक सीरियल से लिख देंगे और तुरंत लिख देंगे अतः त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। कौन से सिस्टम से, यस 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 से, ठीक है, सर्वांगसम हो गया। तो जो सिद्ध करना था उसका भी तरीका देखेंगे हम, कि संगत चीज पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। अगर बैठ रहा है कोण तो लिख देंगे इतना बराबर इतने, भैया प्रूव बाई सीपीसीटी, प्रूव सिद्ध हो गया। समझ पाए सिस्टम, ये सीपीसीटी है क्या, सीपीसीटी का फुल फॉर्म आइए देखते हैं, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, पी माने
पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। सी फॉर करस्पॉन्डिंग, संगत। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संगत। पार्ट माने भाग, आप माने जानती हो का, की, के, ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम, सर्वांग सम। और ट्रायंगल माने, अब ये भी ना पता हो तब तो पगले हो समझ लो, अभी वो क्योंकि चैप्टर ही वही पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सही से इसका अर्थ निकालते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स करते हैं क्योंकि एक ही चीज थोड़ी निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। संगत, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, समझ में आ गया सीपीसी। तो इस तरह से ये हमारी यस 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 थी, इसमें कोई समस्या, हमें लगता है पूरी तरह से आप समझ पा गए हो कि दो त्रिभुज को अगर हम यस यस के जरिए सर्वांगसम कर लेंगे, ठीक है ना, तो बाकी के तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। बना सकते हैं सवाल कि नहीं? आप अपने मन से सवाल बना सकते हैं कि नहीं? आप कोई भी दो त्रिभुज बना के फिगर में उनकी भुजाएं दे दो, थोड़ा इधर उधर कर दो। जैसे इसको आपने दे दिया ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कर लो 5 सेंटीमीटर। लेकिन अपने मन से बनाओगे तो कुछ और भी ज्ञान आपको होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है ऐसे नहीं अपने मन से चाहे जो दे दो, उसमें एक नियम होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें कोई भी दो भुजा जोड़ डालो, दो भुजक लंबाई जोड़ डालो, और दोनों भुजक लंबाई जोड़ने पर वो पक्का है तीसरी से बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। जैसे 8 7 15 बड़ा है 5 से ना, 8 5 13, 13 बड़ा है 7 से ना। कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि दो भुजा को जोड़े पर तीसरी से बराबर ना हो पाए, हो सकता है। 5 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है ना, और 7 को बड़ा होना चाहिए, हम यहां अगर 8 कर दें तो क्या ये त्रिभुज दुनिया में संभव है? नन्ना नि नारे नारे नारे, है ना, नहीं संगत है, नहीं संभव है। काहे नहीं संभव है? अरे ऐसा क्या बवाल हो जाएगा भाई? क्योंकि हम पटरी लेकर के, पेंसिल लेकर, गोला प्रकार लेकर तो बना नहीं रहे हैं। अभी तो हम रफली इसे लिख दी, हमने कहा ऐसे लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है? सामने वाला देखेगा पगले हैं, क्या कहेगा? पागल ही। क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। त्रिभुज में नियम क्या है कि किन्हीं दो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लो, दो भुजाओं को जोड़ो, उनका योग जो है हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। त्रिभुज की रचना उतना किए हो कभी? देखो 8 5 2 7 पर अगर करेंगे, 8 5 2 पर, तो पहले जो सबसे बड़ी भुजा होती है हम चाहे वही खींच लें, 8 सेंटीमीटर की पटरी से एक भुजा खींच लेंगे। अब निकालेंगे अपना गोलक प्रकार, कंपास निकाल लिया, उसमें दूरी भरना आता है सबको। पटरी पर एक नोक उसकी धंसा करके फैला करके कितनी दूरी भरनी है, अगली दूरी भरेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर दूरी भर करके यहां पर उसकी नोक रख करके क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे, आर्क। एक चाप ऐसे लगा दिया, वो आर्क जहां लगाएंगे थोड़ा उसको बड़ा लगाइएगा ताकि इसको भी काटे हो कहीं ना, ठीक है। फिर ये कितने वाला चाप लगाया आपने? 5 वाला लगाया, 5 सेंटीमीटर का। अब और कौन सी भुजा बनानी है? आपकी 2 सेंटीमीटर प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी भर करके क्या करेंगे? अब नोक यहां रखकर इसको केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। जब यहां 2 सेंटीमीटर का चाप लगाओगे तो कुछ ऐसे होगा। बोला तो फिर कैसे बना त्रिभुज? अरे त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, क्यों? अरे 5 यहां तक आ रहा है महाराज, 2 यहां तक आ रहा है, 5 2 7 हो गया, 1 सेंटीमीटर बच रहा है, गैपिंग कैसे काटेगा? अगर बराबर भी कर दिए तुम, 5 2 7 हुआ था ना, ये देखो क्या 8 है ना, अगर इसको 7 सेंटीमीटर भी कर दे रहे हो तब भी ये 7 होगा, तो एकदम ही सट कर जाएगा दोनों। ये देखो इसे, ठीक है ना, एकदम उसी रेखा पर ही काटेगा, तब भी त्रिभुज नहीं बना पाओगे ना। त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदु चाहिए। जब एक रेखा खींचते हो तो 2 बिंदु तो उसके कन्फर्म है ही है, इंतजार एक तीसरे का है। लेकिन यहीं पर अगर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो यहां तो बैठ रहा है 7 5 12, 2 से बड़ा जा रहा है, 5 2 इसका बराबर, और यहां सेटिंग नहीं बैठ रही, क्या होना चाहिए? इसको अगर 6 कर दिए होते, क्या कर दिए होते इसको, अब सेटिंग बैठ जाती। 6 5 11, 2 से बड़ा है, 5 2
7, 6 से बड़ा है, 6 2 8, 5 से बड़ा है। कोई भी दो भुजा जोड़ो, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब त्रिभुज बन जाता। देखो कैसे, जब ये 6 सेंटीमीटर का खींचे रहते, कितने का, 6 सेंटीमीटर का अगर ये खींचते और एक चाप कितने का लगाते, 5 का, एक चाप जब यहां से 5 का लगाते और दूसरा कितने का लगाते, 2 का, तो पक्का है। देखो 5 अगर यहां तक आकर छू रहा होता तो 2 पक्का इधर कहीं आता नहीं आता, क्योंकि अगर 5 यहां तक आ गया, 21 सेंटीमीटर तो बचा है। आपकी चाप लगाना कितने का है, 2 सेंटीमीटर लगाना है। तो 2 का जब लगाते तो वो चाप ऐसे कहीं यहां कहीं काट देता, और जहां काटता उसी का तो इंतजार बरसों से इन आंखों को है। मिल गया वो बिंदु, बस सन्न 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 बन गया त्रिभुज। समझ पाए? नियम क्या था, लिख लेना इसको नोट करके बढ़िया से, ठीक है ना, कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल, ठीक है ना, तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है बेटा। चलो अब तो बना लोगे अपने मन से क्वेश्चन ना। 6 5 2 7 कर दिया हमने इस पर, और क्या कर दें, यहाँ 5 कर दे, यहाँ भी इसको 6 कर दे, यहाँ 2 कर दे। चलो ऐसा बना दिया क्वेश्चन हमने, ठीक है ना, क्वेश्चन बना दिया। तब देखो लिख देंगे इसे सिस्टम में कि नहीं, सिस्टम से लिख देंगे। और सवाल बना सकते थे क्या, यदि त्रिभुज एबीसी की, ध्यान दो पहले हम सवाल कैसे बनाना सिखा रहे हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की, एबी भुजा 6 सेंटीमीटर, बीसी भुजा 5 सेंटीमीटर, एसी भुजा 2 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज पीक्यूआर में पीक्यू भुजा 5 सेंटीमीटर, क्यूआर 6 सेंटीमीटर, पीआर 2 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करो कोण बीएसी बराबर कोण क्यूपीआर के, तथा कोण एसीबी बराबर कोण पीआरक्यू के। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, खुद हल भी कर ले जाएंगे। बोलो, तीनों भुजाओं को बराबर कर देंगे, ठीक है ना, और सीपीसीटीएस निकाल लेंगे, दोनों चीज लिख देंगे, प्रूफ। समझ गए? बात करें अब अगला कॉन्सेप्ट। बोलो, चलिए इसको मिटाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अगला क्या है हमें बताओ। यस ए यस, यस ए एस, साइड एंगल साइड। चलिए बन गए 2 त्रिभुज ए बी सी। यहां पर भी 2 त्रिभुज, अरे एक त्रिभुज बना लेंगे, पी क्यू हो गए दोनों त्रिभुज। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ठीक, एबीसी में क्या करेंगे कि यस ए एस क्या बता रही है नाम से ही, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। इसका मतलब किसी त्रिभुज की 2 भुजा अगले त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, तथा एक एक कोण भी बराबर हो। ये तो बात कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। यस ए एस का क्या मतलब है, पहले इन 2 यस पे आइए। किसी त्रिभुज की 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा, मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक, हमारे इसके भुज और इसके बराबर है। क्या हमारे इन संकेतों से, यहां पर रुकिए, गाढ़ा हो गया थोड़ा, हमने जो ये 2 संकेत बनाए हैं, इनसे आप समझ पा रहे हैं कौन सी भुजा किसके बराबर है। एबी भुजा किसके बराबर है, पी आर के। बीसी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू। देख पा रहे हैं ना। अगर ऐसा सिस्टम कर दिया तो आप कहेंगे अच्छा, इस त्रिभुज की 2 भुजा इस त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर है। तो अगर 2 भुजा इस त्रिभुज की तुमने ली है, तो ये बताओ उन दोनों भुजाओं के बीच में कोण भी तो बना होगा, और तुम्हारी यहां पर जो 2 भुजाएं ली गई है उनके बीच में भी तो कोण बना होगा, हैं? हमारी इच्छा यही है कि हमें यही कोण बराबर चाहिए, और कोई कोण से मतलब नहीं है। तुम इन दोनों का बराबर, अरे बाहर में जा, नहीं मतलब है भाई उससे। अच्छा, ये वाले दोनों कोण बराबर ले लो, अरे नहीं चाहिए भैया, चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। यानी जो 2 भुजा अपने पहले त्रिभुज में ली हो उनके बीच का कोण, और दूसरे त्रिभुज में जो 2 भुजा ली हो उनके बीच का कोण जो होना चाहिए, वो बीच का कोण ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी क्या लगेगी हमारी, यस ए। अब पता है कहीं ए बीच में 2 पक्क बैठे हैं, ये दोनों साइड के बीच के क्या है, कोण है।
ठीक है ना। इस तरीके से लिख करके हम ये एहसास भी करते हैं, धीरे धीरे समझते भी हैं कि वो एंगल क्या हो, कोई एंगल नहीं। ऐसी प्रमेय नहीं है ये कि कोनो भी दो भुजा इस भुजा बराबर हो जाए, कोनो एक कोण बराबर हो जाए ना, कोई भी एक कोण बराबर नहीं। कौन सा कोण चाहिए? जो दोनों भुजाओं के बीच में हो, जो दोनों भुजाओं के कहा हो, बीच में हो, वही कोण बराबर चाहिए। देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ अपना। हम यस ए एस तो नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने वो कोण बराबर दे दिया तो हम यस एस लगा देंगे। कहानी समझ पाए? बोलो। चलिए सेट करते हैं। अगर इसको सेट करना है क्या कर दें हम कि भैया हमारी ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? पी आर पी क्यू की। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। और बी सी किसके बराबर है? अब यही तो दिक्कत है, ऐसे पी आर ना बोल दो, बी सी है ना। एक बार बी का संगत बिंदु क्या बना चुके हो? क्यों बना चुके हो ना। तो शुरुआत फिर बी आए हैं, क्या किससे करोगे? क्यू आर। बी सी का क्या हो जाएगा? समझ में आया? बोलो। लेकिन अगर बीसी का क्यू आर बना रहे तब तो मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ना। बीसी क्या होना चाहिए? पी पी क्यू आ रहा है ना, गड़बड़ हो गया। रुको रुको, ए बी का संगत बिंदु कौन है? पी आर होना चाहिए, तभी तो परे गड़बड़ा दिए हैं यार। ए बी का संगत बिंदु क्या होना चाहिए? पी आर। तब बीसी का क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी हो जाएगा क्या? गड़बड़ कैसे हो रहा है? ए बी है, देखो संगत बिंदु गड़बड़ होता है, ठीक है ना। क्योंकि पहला काम तो ये है, कोण कहीं फिक्स किया नहीं गए, अभी संगत बिंदु कौन किसका है नहीं सेट हो पा रहा है। तो जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसे ए बी भुजा है हमारी, ये भुजा किसके बराबर है? पी आर के। तो ए बी बराबर हमने क्या लिख दिया? पी आर। हम आरपी भी तो लिख सकते थे, अभी पहली बार कर रहे हैं, पहली बार अंदाज के ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो पी आर लिख दें या आरपी लिख दें, वही सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से ए का संगत बिंदु पी और बी का संगत बिंदु क्या है? अब हमें क्या लिखना है? बीसी। क्या लिखना है? बीसी। अगर बीसी भुजा लिखनी है तो बी का संगत बिंदु एक बार आर बन चुका था, यहाँ पे हर हाल में क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। अब बच क्या रहा है? सी के लिए क्यू बच रहा है, लेकिन मामला हमें लगता है गड़बड़ हो रहा है ना। हमें क्या चाहिए? ये वाली भुजा किसके बराबर है? हमारी बीसी। यहां पर जो हमने संकेत बनाया किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। मामला गड़बड़ हो रहा है ना। आर क्यू बन रही है, आर क्यू तो नीचे वाली बन रही है। अब देखो पी क्यू कैसे बनाते हैं भैया। ऐसा है, बी तुम्हारे लिए पी होता ज्यादा मजा आ जाता। तब यहां पे देखो पी आर कहेंगे, अरे जरूरी है था प्यार करना, आरपी कर लिए होते। पी आर जरूरी था, आरपी ही जरूरी था, वही कर लिए होते। आरपी कोई दिक्कत? अब सेटिंग बैठेगी। देखो बी का संगत बिंदु क्या बन रहा है? यहां पर पी बन रहा है ना। पी बन गया कि नहीं बन गया? अब पी के बाद क्या बच रहा है? बीसी की संगत भुजा कौन हो गई? पी क्यू। बीसी यहां है, पी क्यू यहां है, बैठ गई सेटिंग। समझे? वहीं से गड़बड़ हो गया था ना। ये गड़बड़ कब तक होगा आपका? ये गड़बड़ तब तक होगा बेटा जब तक सारी चीजें आप समझ नहीं लोगे। अगर क्वेश्चन में कहीं कोण वगैरह दे देता है तो कोण और सेट हो जाता है, हमारा पता चल जाता है कौन किसका संगत बिंदु है। अगर संगत बिंदु कंफर्म ना रहे तो ऐसी कंफ्यूजन एक दो बार आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बस यही इतना तक था, यहीं पे ध्यान से लिखना चाहिए था आपको। पहले जैसे हमने लिखा तो वैसे लिखते, पूरा गड़बड़ हो जाता अभी। क्यों? क्योंकि जब सर्वांग सम हो जाता हमारा, उसके बाद में जो हम संगत भुजा और संगत कोण बराबर करते हैं, जो बचे रहते हैं तीन टी हमारे, तो उनके क्रम में गड़बड़ हो जाता नहीं हो जाता? कहीं उसका वो बनता, उसका वो बनता, समझ में नहीं आता। इसलिए सारी चीजें शुरुआत में ही बहुत विशेष ध्यान रखिए कि संगत बिंदु पर सिस्टम चलना चाहिए, संगत चीजें होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग चीजें। दो भुजा बराबर हो गई, और क्या बराबर होना चाहिए? एक कोण। इस कोण का नाम चाहे जैसे पहले मन से बी पर बना है कोण में, तो बी पर अगर कोण बना है तो क्या लिख दें? ए बी सी या सी बी ए। चलो सी बी ए बराबर किसके होना चाहिए? अब नहीं देखना है, तुम्हें देखेंगे तक नहीं। सी बी ए, सी बी ए। सी का संगत बिंदु क्यू, बी का संगत बिंदु पी, ए का संगत बिंदु हो गया। देखने की जरूरत पड़ी वहां पर, यही सेटिंग हो गई सारी। और दम नहीं उनका वो ना हो, देखो क्यू पी आर बने ना। जब एक बार सेटिंग आपकी सही हो गया, सारे कनेक्शन हमारे सही हो गए, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो पक्का मशीन चालू होगी बढ़िया से, कहीं रुकेगी नहीं। अब जब ये तीन चीजें मिल गई, नहीं मिल गई, साइड एंगल। लेकिन मजा तब आता जब आप इसको ऐसे लिख देते यहां नीचे ना। कौन सी भुजा थी? ये बीसी थी ना। बीसी किसके बराबर थी? पी क्यू।
तब साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ये चीज लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो कॉन्सेप्ट हमारा लेना था कि साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, वो था ना, ठीक है ना। तो अगर ये मैटर है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा। किस त्रिभुज के? इस त्रिभुज का नाम सोच के बताओ बच्चा लोग। आप बताएंगे कुछ? त्रिभुज एबीसी के संगत में यहां पे क्या लिखे? पी क्यू आर, क्या कैसे? क्योंकि चाहे जैसे तो लिखा नहीं है, संगत बिंदु होने चाहिए। क्या लिखेंगे बताओ? ए का संगत देखो, ए का संगत बिंदु कौन बन रहा है? शुरुआत कहां से करेंगे? आर से। फिर बी का संगत कौन बन रहा है? जब दो लोग कंफर्म हो गए, पक्का है, तीसरा जो बचा होगा वही होगा। क्या बचा है? क्यों बाई, क्या एस ए हो गया ना, बाई एस एस लिख दिया हमने। एक चीज और ध्यान दो, क्या ध्यान देना है? सीपीसीटी से निकालना है कुछ आइटम ना, निकाल लोगे? क्या निकाल पाओगे बताओ जरा, क्या निकालोगे? बोला एक के साइड बराबर दिए थे, दो साइड, तीन साइड होती है ना, तो बाकी की जो दोनों बची है ना, वो भी निकाल सकते हैं सीपीसीटी से। जरूरत हो तो निकालो, अब तो अपना ही घर है, जब मर्जी कहे तब निकाल देंगे। तुम्हें अगर कहीं दिया गया सवाल में किसको सिद्ध करिए बराबर है कि नहीं बराबर, निकाल लेंगे। इसे क्या निकालें? यहीं से लिख दो ना, इसकी तीनों भुजा लिखो। ए बी, बीसी तो पहले ही थी, ए बी होगी, बीसी होगी, और क्या? ए सी। अगर ए बी लिए हो आगे की दो, तो किसके बराबर होगा? आरपी के। अगर ए सी लिए हो किनारे किनारे, आर क्यू। समझे? एक कोण बराबर दिया था ना, बाकी दो कोण और बचे होंगे ना, वो भी दोनों बराबर। कोण ए किसके बराबर होगा इसमें बताओ? कोण ए किसके बराबर होगा इसमें? क्योंकि ए का संगत कौन है? आर के बराबर हो जाएगा। कोण सी किसके बराबर होगा? क्यों? समझ गए सारी कहानी? यस ए यस भी पूरी तरह से समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े अब, चलो बढ़ते हैं आगे। अगले पॉइंट, अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? अगला थोड़ा बहुत गजब का पॉइंट है, क्योंकि उसमें हम नियम भंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो नियम भंग भी नियम से ही होगा। क्या है हमारा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यही है ना? ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखेगा तभी मजा आएगा। मजे के साथ बैठिए, आराम से पानी वानी लेके बैठिए आराम से बोतल वोतल में, नहीं तो 5 मिनट देखने के बाद मन उबने लगे। कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए, वीडियो देखते समय लेट के नहीं, बढ़िया देख रहे हैं, पिक्चर देखना आराम से देखा। अच्छा अच्छा ये होता है, हाँ हाँ समझ रहे हैं समझ रहे हैं समझ रहे हैं। उस समय हाँ में हाँ मिलाओगे, कुछ देर बाद सब स्वाहा, ठीक है ना? तो इसलिए कॉपी कलम लेके नोट भी करते रहना है। तो क्या है भैया? एंगल एंगल साइड। बोला एंगल एंगल साइड दिए। इस बार हमें लगता है अब तक 2 चीजें हम समझे हैं, उसके आधार पर अगर हम शुरू करें तो उसके आधार पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण, इसके 2 कोण, इसके 2 कोण के बराबर, कोई भी त्रिभुज हो उसके 2 कोण, कितने कोण? 2 कोण, और दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर, तथा एक चीज और क्या बराबर हो? भुजा, है ना? बोले चाहे जो 2 कोण इसके बराबर कर दे, हाँ चाहे जो कर दो, भुजा भी चाहे जो एक ही देते बराबर नहीं। यही तो पंगा है। आप जो 2, कोई भी इसमें सोचो, आपने ये कोण ले लिया और ये कोण ले लिया, तो 2 कोण ले लिया, तो ये दोनों कोण देखो किस भुजा पर लदे हुए हैं? एबी पे ना, एबी पूरा बोझा डाले हुए हैं दोनों कोण। बोला ये 2 कोण चाहे जो लेते आप इन दोनों कोणों को ले लेते तो बीसी भुजा पर बने हुए हैं ना। आप इस त्रिभुज के कोई भी 2 कोण लेंगे, वो दोनों कोण किसी एक ही भुजा पर बने होंगे, है ना? और वो जिस भुजा पर बने होंगे वो भुजा, आप यहां भी 2 कोण लेंगे इन्हीं के बराबर, तो जो 2 कोण लेंगे वो भी किसी भुजा पर बने होंगे। मान लीजिए आपने ये वाला कोण ले लिया और कौन सा कोण ले लिया? ये वाला कोण ले लिया, ठीक है ना? तो यहां भुजा क्या है? पी आर। यहां क्या भुजा है? बीसी। तो बीसी और पी आर भुजा ही बराबर मिलनी चाहिए, तभी त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, कोई भी 2 कोण अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो, ठीक है ना, तथा वे दोनों कोण जिस भुजा पर बने हो वो भुजा भी दोनों में क्या हो? बराबर हो,
तो दोनों त्रिभुज एएस के नियम से सर्वांग सम होते हैं। समझ में आई कहानी क्या थी? कहानी समझने के लिए क्या करते हैं हम कि चलिए भैया ये कोण बराबर किया आपने, कौन सा कोण, क्या नाम रख लिया इसका, ए बी सी। कोण ए बी सी हमारा बराबर है किस कोण के, ये वाला कोण मान लेते हैं इसके बराबर है। डबल लाइन से दोनों को अलग अलग दिखा देते हैं। अब यहां डबल लाइन वहां डबल लाइन, मतलब बी वाला कोण किसके बराबर है, पी पे। तो एक चीज बराबर भैया बी पी के बराबर है तो बी बीच में, यहां भी पी किस में होना चाहिए, बीच में। अब पी बीच में तो कहां शुरू करें, क्यू पी आर से या आर पी क्यू। एक बार तो गड़बड़ होगा जरूर, हो सकता है पहली बार में सही हो जाए। ए बी सी किए हैं तो यहां कर देते हैं क्यू पी आर। चलो पहले चाहे ऐसा लिख लो, देखा जाएगा बाद में, ठीक। दूसरा कोण कौन सा है, ए सी बी, ए सी बी। अब वहां मत देखना, इसने जो तुमने सेटिंग की है यहां सेट करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए सी बी अगर है तो कोण ए का संगत क्या लिखा है, सी का संगत क्या है, आर। बी का संगत क्या है, टी। देखो क्या बैठा, क्यू पी आर, क्यू पी आर है, क्यू आर पी, सही तो बैठ गया सही ना। यहां जो आपने पी बीच में लिख करके क्यू यहां लिख दिया, आर यहां लिख दिया, आप आर यहां भी लिख सकते थे, क्यू यहां कर सकते थे। अगर वैसा किया तो देखो अभी गड़बड़ा जाता, गड़बड़वाए देखो। यहां क्या लिख दो आप, आर, यहां क्या लिख दो, क्यू। जब आर पी क्यू लिख देते तब ए का संगत यहां पर कौन बन रहा है, आर। तो यहां पे क्या आ जाता, आर आ जाता। वो आर हमें कहां चाहिए था, बीच में चाहिए था। गड़बड़ हो जाता, मामला में गड़बड़ हो जाता। तो ठीक है, जरूरी नहीं आप पहली बार में सही कर ले जाओ, लेकिन दूसरी बार पक्का 100% समझ जाओगे आप कहां गलती हुई है। आर अगर बीच में रखना है तो बीच में यहां कौन था, बी था, है ना। और इस बार हमें यहां पे क्या लाना होगा, आर लाना है। तो यहां पर सी का जो संगत बिंदु है वो क्या कर दें हम, आर यहां कर दें, क्योंकि यहां सी बीच में है ना। सी बीच में है तो क्या आना चाहिए, आर बीच में आना चाहिए। तो बचा क्या यहां पर, क्यू बचा, क्यू पी आर। ए का संगत क्यू है तो क्यू आर पी। समझ में आ गया भैया। दो कोण बराबर है और ये दोनों कोण किस भुजा पर बने हुए हैं, आपके दोनों कोण बीसी भुजा पर बने हुए हैं। और यहां ये दोनों कोण किस भुजा पे बने हुए हैं, बोलो। अरे अब वहां पे देखने, हमने कहा चित्र में देखने की जरूरत नहीं है। अब बीसी भुजा की संगत क्या होगा, बीसी पी आर। देख लो, बीसी भुजा पी आर है, वही है कि नहीं है ना। तो दो कोण एक भुजा, दोनों कोण जिस भुजा पे बने थे वो बराबर हो गया। तो हमारे त्रिभुज क्या हो गए, दोनों, भगवान प्रसन्न हो गए, मिल रहा है वरदान, ठीक है ना। पहले बता दे, देखो भैया इस तरीके से प्रसन्न है, क्या क्या कि हमारा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो चुका है। किस त्रिभुज के, एबीसी, यही लिखा है क्यूपी। क्या बार बार दिमाग लगाएं, एक बार तो हो गया ना भाई। क्या ए एस, सीपी सीटी से बाकी अन्य चीजें जो बची है, एक भुजा यूज की हो, दो भुजा बराबर कर सकते हो संगत बिंदु के हिसाब से। संगत भुजा बराबर, दो संगत भुजाएं बराबर होंगी। दो कोण बराबर किए, तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हो। यहां पर एक चीज समझ में आई, तीसरा कोण बराबर कर सकते, सर्वांग समता। तुम्हारा भरोसा है हमें, हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। अगर हमें पता है त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं तो तीसरा कोण तो हम निकाल सकते थे अपने उस नियम से कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है ना। यार एक बात बताओ, अगर तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों ने अपना मान दिया होता, चलो कर देते हैं 70-80। बी के बराबर कौन था, पी था ना, तो 70 यहां, यहां क्या है ना। तो फिर ये तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर कर लेते हैं हम। सर्वांग सम होने का इंतजार थोड़ी करते। कितना आता है, 8-15, 30 डिग्री आता है। अब एक चीज ध्यान देना, ध्यान से। इस नियम में हमने क्या कहा था, इस नियम में थोड़ा सा हम उलट फेर करते हैं। ये नियम में अगर हमें ये बीसी और पीआर बराबर नहीं देता तो अब तक की जानकारी के हिसाब से दो एंगल हमारे 80-70 जहां बने थे, इधर बीसी भुजा पर बने थे, इधर पीआर भुजा पर बने थे। अगर बीसी और पीआर हमें बराबर ना देता, वो दे देता पीक्यू और क्या बराबर है, वो हमें दे देता यहां पर एसी। एसी हमारा किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। एसी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर अगर हमें दे देता तो हम कहते, जब ये 30 नहीं निकाले थे तब की बात कर रहे हैं, कि भैया बीसी बराबर क्या दो,
PR दो, आप क्या दे रहे हो, AC बराबर QR दे रहे हो। भाई ये थोड़ी ना नियम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। फिर क्या करे, तब दिमाग में खुरापात आती, यार एक काम करो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 होते हैं ना, दो ही पता है, तीसरा भी निकाल लिए हैं। कौन सी भुजा तुमने दी है, AC और QR। AC भुजा कहां है तुम्हारे में, AC भुजा पर जो दो कोण बने हैं देख रहे हो 30-80, क्या QR पर भी 30-80 बन रहे हैं, QR पर 30-80 बन रहे हैं। अब की कोणे चेंज कर देते हम इसका, है ना, ये वाला कोण बराबर इसके, ये वाला कोण बराबर इसके, तथा ये भुजा बराबर इसके, तब भी ये नियम लगा देते। समझ पाए। तो इस वाली प्रमेय में, इस वाली क्राइटेरिया में एक अच्छी चीज ये है, आप दिमाग में ये भी कह सकते हो कि दो कोण बराबर दे दो, तीसरी वाली चाहे जो भुजा दे दे। लेकिन ध्यान से सुनना, दिमाग से पूरी बात हमारी। कहने को तो हम कह सकते हैं कि आप हमें क्या देना, कि आप हमें एक त्रिभुज के दो कोण, उस त्रिभुज के दो कोण के बराबर खाली दे दो बस, उसके बाद आपकी जो मर्जी कहे वो वाली भुजा बराबर करके दे देना। हम नहीं कह रहे हैं कि जो दोनों कोण तुम दोगे, वो दोनों कोण जिस भुजा पर बने हो वही भुजा बराबर दो हमें, ठीक है, कोई भी भुजा बराबर दे दो। जैसे कि यहां पे देखा आपने, तो वहां पर आपको एक परिवर्तन करना पड़ेगा, तीसरा कोण भी निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर वहां सेटिंग करनी पड़ेगी, जो भुजा बराबर दी गई है उसके अनुसार उस भुजा पर बनने वाले वो दोनों कोण लेने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो कोण देगा, तीनों कोण हम निकाल ही सकते हैं आसानी से। बात समझ में आ गई हमारी। लेकिन लिखना यही पड़ेगा, ये नहीं कि ये दो कोण लिख करके ये वाली भुजा यहां चिपका दो, कि आपने कहा था दो कोण कोई भी भुजा बराबर और सर्वांग सम हो जाएगा। गलत बात है। बात समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपने लिखे हैं ये दो कोण, और यहां पर जो भुजा लिखी हुई है, अगर ये वाला मैटर, ये दोनों भुजा यहां लिख दी होती आपने, तो आप सर्वांतम नहीं कर सकते। क्यों, बोला आप ही तो कह रहे हैं कि दो कोण बराबर हो, भुजा चाहे जो हो। हाँ भाई, भुजा चाहे जो हो, लेकिन हम उस भुजा के अनुसार उन दोनों कोणों को लिखेंगे। ये दोनों कोण हमारे BC भुजा और PR पर ही बने हैं, तो ये जब तक बराबर नहीं मिलेगा, इस दोनों कोणों के हिसाब से हम ये प्रमेय नहीं लगा सकते, ये नियम नहीं लगा सकते। अगर तुम भुजा ये देना चाहते हो तो बताओ, हम तीसरा कोण निकाल करके इनके इसके हिसाब से कोण लिखेंगे कि ये दोनों भुजा अगर बराबर, तो इन दोनों भुजाओं पर बना हुआ कोण कौन कौन बराबर है, इधर के दो कोण, उधर के दो कोण बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई शंका दिमाग में नहीं लग रही है, सब समझ आ गया है। चलिए तो बढ़े आखिरी वाले नियम पर, RHS। अब देखो बेटा, जैसे सवाल लगाएंगे ना, तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी बढ़िया से। और अभी समझ ले रहे भाई, प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना, अभी तो रिहर्सल हो रही है ना। आइए देखिए अगला क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लिखा था हमने, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब तक की हमने जो 3 नियम बताए हैं, क्या बताए हैं, 3 नियम बताए अब तक ना, कौन कौन, यस 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 एस, यही है ना। ये जो हमारे 3 नियम अब तक बताए हैं, बोला ये किस पर लागू होंगे, बोला किस पर लागू, त्रिभुज पर लागू होंगे, और किस पर, बोला किस प्रकार के। और अच्छा, प्रकार पे जानना चाहते हैं, जो मर्जी कहे जिस प्रकार पे लगा देना, इनका कोई प्रतिबंध नहीं है। हरिवासन में बोले सारी कहानी अब क्यों बता रहे थे, कि अब एक प्रतिबंध लगा दिए। RHS देख रहे हो, लग रहा है इन तीनों से थोड़ा अलग अलग ना, अलग है तो कुछ स्पेशल है उसमें। उसने कहा है राइट एंगल होना चाहिए, अरे राइट एंगल होना चाहिए इसका मतलब 90 डिग्री कोण मिलना चाहिए, तो 90 डिग्री कोण मिलेगा तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज के अलावा और किसी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण मिलेगा, नहीं ना, क्योंकि और किसी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री कोण होगा तो निश्चित रूप से उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। हमारी बात समझ में। तो ये नियम सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होगा, समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज थोड़ा गुस्से में आ गए, क्यों, हमारे लिए एक नियम, बाकी सबके लिए इतने नियम। मतलब पगलाओ ना, तुम्हारे लिए ये नियम अलग से निकाला गया है कि ये भी लग सकता है, बाकी ये तीनों तो लगेंगे ही तुम्हारे पास।
अगर इन नियमों का जो भी सिस्टम है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे, उसको क्या कर लोगे, अगर आप फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल ये तीनों भी उस पर लगेंगे, ये तीनों भी उस पर लगेंगे। अगर इन तीनों में से नहीं लग रहा है कोई, तब इसको भी ट्राई कर लेना, क्योंकि इसको ट्राई करने के लिए और किसी त्रिभुज के पास औकात नहीं है, खाली किसको छोड़ करके, समकोण। समझ में आया? समकोण में कुल मिलाकर अब 4 नियम लगा सकते हो, लेकिन बाकी अन्य किसी त्रिभुज में खाली 3 ही। समझ गए पूरी तरह से? ये स्पेशली किसके लिए एक्स्ट्रा किया गया है? समकोण त्रिभुज के लिए। ये कहता है कि अगर आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, कितने समकोण त्रिभुज हैं? अगर आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, तो उन दोनों समकोण त्रिभुजों में आप एक बात बताना हमें कि एक तो राइट एंगल बराबर कर लो भाई, 90-90 है। किस कोण पर है? कोण एबीसी। कोण एबीसी बराबर किसके? पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर बराबर कै डिग्री? 90 डिग्री। एक ये बात हमें मिली हुई है। दूसरी, राइट एंगल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कर्ण की परिभाषा क्या है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के ठीक सामने जो भुजा आती है वही क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण भुजा क्या है इसमें? एसी। एसी या सी। यहां पर कर्ण भुजा क्या है? पी आर या आर पी। तो एसी अगर लिख रहे हो तो एसी सिस्टम में देखो क्या है? पी आर है ना। बोलो, राइट एंगल हाइपोटेनस हुई, समकोण त्रिभुज है, कर्ण भी बराबर है। अब क्या दे दो? एक भुजा। एक भुजा और दे दो। कौन सी चाहिए? बीसी और क्यूआर कर दें या एबी वाली लोगे? अरे दोनों में से कोई भी दे दो, यहां पर अब क्रम नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। राइट एंगल हाइपोटेनस होने के बाद 90 डिग्री का कोण और कर्ण बराबर होने के बाद एक भुजा चाहे जो बराबर मिल जाए, हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। समझ पाए? इसमें नहीं चाहिए कि ये वाली भुजा वो वाली भुजा, है ना, जो बची हुई है दोनों, इसमें कोई कंफर्म नहीं, चाहे जो ले लो आप, चाहे जो जिसके बराबर कर दो, ठीक है। तो यहां पर कोई हम चलो बीसी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और अगर यहां से बीसी लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? हो गया ना? बोलो, तो क्या हो गया हमारा? त्रिभुज एबीसी हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। किस त्रिभुज के? पी क्यू आर के। किस नियम से? बाई आर एच एस। फिर सीपीसीटी से जो मर्जी कहे वो निकाल। समझ गए? सीपीसीटी से निकालना क्या निकालना है? 3 चीजें बची होंगी। जैसे 2 भुजा बराबर की हो तो तीसरी भुजा पक्का बराबर हो गई होगी। एसी बराबर किए हो किसके? एसी और बीसी। एसी और बीसी लिए हो तो एबी बच रही है। एबी किसके बराबर हो जाएगी? यार उससे और किसी नहीं, सिस्टम में रहना संगत चीज से, संगत भुजा। एबी की संगत भुजा कौन बन रही है? पी क्यू ना। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक कोण 90 लिए हो तो बाकी 2 कोण बचे हैं ना, वो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण एबीसी बराबर पी क्यू आर के। कोण कौन सा? बीएसी कर लो। कोण बीएसी। कोण बीएसी, इस कोण की बात हो रही है ना, तो बीएसी का क्या बनेगा? बीएसी। बीएसी आए हो क्यूपीआर। क्यूपीआर देखो, एक असंगत बिंदु पी बन गया ना, हो गए बराबर। इस तरह से 2 कोण बराबर एक भुजा कर लेंगे। वो चीज हम हर चीज में बताते आ रहे हैं कि सीपीसीटी से क्या निकालते हैं, जो बाकी के 3 आइटम बचे हुए हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये पूरा सिस्टम था हमारे त्रिभुज का। आगे बात समझ में? चलिए, तो इसी के साथ ये चीजें खत्म की जाए। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब लगाएंगे तो धीरे धीरे चीजें हमारी और क्लियर होती जाएंगी। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, नोट कीजिए। जो ना समझ में आए उसको फिर से पीछे रिवाइंड कर लीजिए, उसको सुनिए, ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से 1-2 बार देखने पर चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाया जाएगा तो वो भी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।